अधीश समझ नहीं पा रहा था कि देवेन इतना आग्रह क्यों कर रहा था और उसकी सहमति पाते ही इतना अधिक प्रसन्न क्यों हो रहा था। ना ही उसने वायु भवन के बारे में अधिक जानकारी ही मांगी थी। लेकिन क्या अधीश का देवेन पर इस तरह विश्वास कर लेना ठीक था? क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अधीश को ज्वालामुखी मृत्तिका को प्राप्त करने के लिए? अधीश की स्वीकृति पाते ही मांत्रिक देवेन ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका प्रयास सफल हो गया था और अब वो बहुत सारे पुरस्कारों का हकदार होगा। और यही उसके अधीश पर वायु भवन में शामिल होने के लिए इतना जोर देने का कारण था। देवेन बोला, आप इतने शक्तिशाली और कुशल मांत्रिक हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही वायु भवन का विशेष नीला चोगा भी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हुए देवेन के चेहरे और शब्दों में अधीश की प्रसन्नता का भाव था। वो विशेष नीला चोगा क्या है? अधीश ने पूछा। अब चूंकि वो वायु भवन में शामिल होने ही जा रहा था, तो उसने संगठन की बुनियादी जानकारी के बारे में भी पूछताछ करना ठीक समझा। अपनी आदत के अनुसार देवेन एक बार फिर अधीश को विस्तार से बताने लगा। वायु भवन में प्रवेश पाने के नियम बहुत सख्त होते हैं। साधारण श्रेणी के मांत्रिक तो इसके सदस्य बन ही नहीं सकते और सबसे निचले क्रम पर प्रथम श्रेणी के मांत्रिक ही होते हैं और इसी आधार पर सदस्यों को चोगे दिए जाते हैं ताकि उनके कपड़ों से ही उनका क्रम पहचाना जा सके। पहले से तीसरे स्तर के मांत्रिक लाल रंग का चोगा पहनते हैं, जबकि चौथे, पांचवें और छठे स्तर के मांत्रिक नीला चोगा प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह सातवें, आठवें और नवें स्तर के मांत्रिक नीला और सुनहरा चोगा पहनते हैं। इसी आधार पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और संसाधनों का आवंटन किया जाता है। यह सुनकर अधीश कुछ देर के लिए चुप हो गया और विचार करने लगा। भले ही उसके पास चौथे स्तर के मांत्रिक से सामना करने की क्षमता और शक्ति थी, फिर भी वो वास्तव में खुद चौथी श्रेणी का मांत्रिक नहीं था। अभी तक उसने केवल दूसरी श्रेणी के मंत्री स्थिर किए थे। इस तरह वायु भवन के नियमों के हिसाब से उसे लाल चोगा ही मिल सकता था। लेकिन उसने देवेन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चलता रहा। एक बहुत बड़ी चारदीवारी से घिरे हुए महल के सामने देवेन ठहर गया। मांत्रिक अधीश, यही हमारा निवास स्थान है, यानी वायु भवन। देवेन अधीश को कई विशाल महलों से घिरे एक विशाल स्थान पर ले आया। इन महलों को अजीब किस्म के वास्तु के आधार पर बनाया गया था, जो चंद्रनगर या प्रकाश नगर के महलों से बिल्कुल अलग था। यहां तक कि मंदार के भवनों से भी अलग, जो कि अपनी बनावट के लिए काफी अनूठे समझे जाते थे। इसके अलावा उन महलों के आसपास अधीश विशेष प्रकार के संकेत चिन्हों की आभा को महसूस कर रहा था, जिसका अर्थ था कि ये सभी महल विशेष संकेत चिन्हों द्वारा संरक्षित थे, कुछ हद तक मंदार के भवनों की तरह ही। अधीश और देवेन ने साथ ही महल में प्रवेश किया। वहां बहुत से मांत्रिक मौजूद थे और उनमें से ज्यादातर लाल रंग के चोगे में ही थे। नीले और सुनहरे चोगे वाला एक भी मांत्रिक अधीश को दिखाई नहीं दिया। शायद चौथी श्रेणी के ऊपर के कम ही मांत्रिक यहां रहते होंगे, अधीश ने सोचा। देवेन अधीश को सफेद दीवारों और गुंबददार छत वाले एक विशाल महल के सामने ले गया। फिर उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, मांत्रिक अधीश, वायु भवन में आपको मिलने वाली सुविधाएं और संसाधन आपके कौशल के आधार पर ही तय किए जाते हैं। जितना ऊंचा दर्जा आप प्राप्त करेंगे, उतनी ही अधिक आपको सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए आपको अपनी क्षमताओं को छिपाने की जरूरत नहीं है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिएगा। अधीश ने देवेन की बात से सहमत होकर सिर हिला दिया। इसके बाद देवेन ने धक्का देकर महल का बड़ा दरवाजा खोल दिया। दोनों ने एक साथ महल के अंदर कदम रखा। दरवाजे के भीतर एक भव्य ढंग से सजाया गया एक बहुत बड़ा बरामदा था, जहां नीले रंग के चोगे पहने हुए कई मांत्रिक बैठे हुए थे। कुछ किताबें पढ़ रहे थे और कुछ मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे। अधीश को देवेन के साथ भीतर आते देखकर कई मांत्रिक उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। ये नया मांत्रिक कौन है? एक ने पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने से लगता है कि ये जल्द ही नीला चोगा प्राप्त कर लेगा। तुम्हें याद है पिछली बार 3 साल पहले एक मांत्रिक वायु भवन में शामिल हुआ था? अधीश ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और इस बात को सुनकर कि 3 साल से इस दल में कोई बाहरी मांत्रिक शामिल नहीं हुआ है, अधीश ने सवालिया नजरों से देवेन की ओर देखा। देवेन जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। बात यह है मांत्रिक अधीश कि अब कुर्दमान द्वीप पर बाहर से आने वाले मांत्रिकों की संख्या काफी कम हो गई है, जबकि कुछ साल पहले यह दृश्य बिल्कुल अलग था। उस समय इस द्वीप पर असीम संसाधन उपलब्ध हुआ करते थे।
और यही कारण था कि बाहर के मांत्रिक कुर्दमान द्वीप समूह की ओर आकर्षित होकर यहाँ आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। हाल ही में उन समुद्री जानवरों की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। मौका पाते ही वे जानवर हमला कर देते हैं और कुर्दमान के द्वीपों पर तबाही मचा देते हैं। नतीजा ये होता है कि बाहर से आने वाले लोग इन घटनाओं को सुनकर ही घबरा जाते हैं और फिर धीरे धीरे सभी ने यहाँ आना लगभग छोड़ ही दिया है, बल्कि यहाँ रहने वाले कई मांत्रिक इस जगह को छोड़कर चले भी गए हैं। अधीश ने आगे बढ़कर सभी को अभिवादन किया। उनमें से एक ने अधीश से उसका परिचय पूछा तो अधीश ने बड़ी शांति से उन्हें जवाब दिया, महाशय, मेरा नाम अधीश पुरोहित है। मैं बहुत दूर से कुछ रसायनों की तलाश में कुर्दमान द्वीप पर आया हूं। यहाँ आकर मैंने आपके वायु दल के बारे में सुना। देवेन से इसका विस्तृत परिचय पाकर मैं भी आपके दल में शामिल होने में दिलचस्पी रखता हूं। आपका बहुत स्वागत है मांत्रिक अधीश, उसने कहा। कुछ ही देर में बहुत से मांत्रिक अधीश के आसपास इकट्ठे हो गए। वे सब एक नए सदस्य को आते देख उत्साहित दिखाई दे रहे थे। अधीश एक पल के लिए रुका, फिर जवाब दिया, मैं एक प्रथम श्रेणी का मांत्रिक हूं। प्रथम श्रेणी का मांत्रिक? पूछने वाले ने अजीब से स्वर में कहा। नीले चोगे वाले ये मांत्रिक जो कुछ समय पहले तक बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे थे, अधीश का जवाब सुनते ही अचानक उनके हाव भाव ठंडे पड़ गए। उन्होंने निराशा से अपना सिर हिलाया और एक एक करके वहां से चले गए। केवल उस मांत्रिक को छोड़कर जो अधीश से सवाल पूछ रहा था, सभी वहां से जा चुके थे। यहां तक कि देवेन भी अधीश का जवाब सुनकर चौंक पड़ा था। जो मांत्रिक अधीश से सवाल पूछ रहा था, उसके चेहरे से भी निराशा झलक रही थी, लेकिन उसने बातचीत जारी रखी। देखिए मांत्रिक अधीश, ये तथ्य जानने के बाद कि आप एक प्रथम श्रेणी के मांत्रिक हैं, हम आपको लाल चोगा ही दे सकते हैं। फिर भी आप वायु भवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद वो काफी देर तक अधीश को वायु भवन के नियमों और भविष्य में उसे प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से समझाता रहा। अंत में उसने बरामदे के कोने की ओर इशारा किया। उस कोने में एक दरवाजा था, जिसके उस पार रंगीन कांच की दीवारों वाला एक कमरा था। उस कमरे में बहुत से रसजीव दिखाई दे रहे थे। अधीश ने तरंगम के अलावा यहीं पर रसजीव देखे थे। मांत्रिक ने अधीश को बताया, ये सभी हमारे वायु भवन के पालतू रसजीव हैं, क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के रसजीव। हम वायु भवन में नए सदस्यों को शामिल करने से पहले एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। नए आने वाले मांत्रिक को इन रसजीवों के साथ युद्ध करना पड़ता है और यदि वो इन्हें हरा देते हैं तभी उनकी स्थिति निश्चित की जाती है। पहले, दूसरे या तीसरे स्तर के रसजीव को हराने के बाद आपकी सुविधाएं तय की जाएंगी, लेकिन चोगा आपको लाल रंग का ही मिलेगा। अधीश को ये शर्तें अजीब लग रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ये मांत्रिक नई नई शर्तें लाकर उसके सामने रख रहे थे। अधीश ने कांच के दरवाजे के पार सभी जीवों को ध्यान से देखा, उनकी शक्तियों का आकलन किया, फिर कहा, क्या मैं उनमें से किसी भी रसजीव को चुन सकता हूं? मांत्रिक ने उत्तर दिया, बेशक, यदि आप अपनी शक्तियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं तो किसी भी रसजीव को चुन सकते हैं। हम मांत्रिक की श्रेणी के अलावा इस युद्ध के आधार पर भी स्तर को तय करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मांत्रिक अधीश, ये रसजीव बहुत घातक और खतरनाक हैं। इनसे लड़ाई के समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। आपकी एक छोटी सी चूक आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है और ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात होगी कि हमारे यहाँ आया हुआ कोई मेहमान हमारे पालतू रसजीवों के हाथों मारा जाए। इस नीले चोगे वाले मांत्रिक से विस्तृत व्याख्या सुनने के बाद अधीश ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इन तीनों में से किसी भी रसजीव के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि इनसे भी शक्तिशाली एक रसजीव जो वहां बंद है, उसके साथ लड़ने का मुझे मौका दीजिए। अधीश ने उंगली के इशारे से बरामदे के दूसरे कोने पर बंद एक और रसजीव की ओर इशारा करते हुए कहा। बहुत देर से उसकी निगाहें उस रसजीव पर टिकी हुई थी। यह एक अत्यंत हष्ट पुष्ट रसजीव था जो किसी दानव की तरह दिखाई देता था। उसके विशालकाय शरीर पर हरे कांटों की तरह रोए उभरे हुए दिखाई दे रहे थे और इसी कारण वो भयानक लग रहा था। उसे देखने से ही पता लग रहा था कि वो उन तीनों रसजीवों से अधिक मजबूत और शक्तिशाली है जिनसे युद्ध का प्रस्ताव नीले चोंगे वाले मांत्रिक ने अधीश के सामने रखा था। अधीश की बात सुनकर वो बोला, तो आप चौथे स्तर के रसजीव को चुनौती देना चाहते हैं? उसने ये प्रश्न कुछ अजीब ढंग से पूछा था। वास्तव में वो अधीश की बात सुनकर कुछ चकित था और संदिग्ध दृष्टि से अधीश की ओर देख रहा था। अधीश ने शांति से उत्तर दिया, हाँ,
वही चौथे स्तर का रसजीव। उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। नीले चोंगे वाले मांत्रिक ने कहा, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था कि आप केवल एक साधारण प्रथम स्तरीय मांत्रिक हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप चौथे स्तर के रसजीव को चुनौती देने की हिम्मत करेंगे। तब तक वहां 2-3 मांत्रिक और आ गए थे। उनमें से एक ने नीले चोगे वाले मांत्रिक से कहा, याद है जयेश, पिछली बार जब किसी ने चौथे स्तर के रसजीव से युद्ध किया था तो क्या परिणाम हुआ था? उसके इस प्रश्न के साथ ही वहां मौजूद सभी मांत्रिक ठहाका मारकर हंस पड़े। दूसरा बोला, ऐसा लगता है कि यहाँ एक मनोरंजक खेल होने जा रहा है और मैं तो ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि प्रथम श्रेणी का मांत्रिक चौथे स्तर के रसजीव को कैसे हराता है। इतने में तीसरा मांत्रिक बोला, यदि यह संभव हुआ तो मुझे डर है कि वायु भवन में एक और दुष्ट मांत्रिक शामिल हो जाएगा। वे सब फिर हंस पड़े। उन मांत्रिकों को हंसते देख कई और मांत्रिक वहां इकट्ठे हो गए, जिनमें बहुत से लाल चोगे वाले मांत्रिक भी थे। पहला मांत्रिक, जिसे अभी अभी किसी ने जयेश कहकर संबोधित किया था, अधीश से बोला, तो ठीक है अधीश जी, आपका आत्मविश्वास देखकर लगता है आप इस बात को लेकर गंभीर हैं। मैं आपकी ये इच्छा अभी पूरी किए देता हूं। जयेश ने अधीश को रोकने की और अधिक कोशिश नहीं की, बल्कि वो अधीश को साथ लेकर कांच के पीछे स्थित कमरे की ओर चल पड़ा। कमरा खुलते ही वो जीव भयानक आवाजें करने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि एक पल के लिए जयेश भी घबरा गया। हालांकि वो भारी जंजीरों से बंधा हुआ था। जयेश बोला, आगे बढ़िए मांत्रिक अधीश, अब मैं यहां से बाहर जा रहा हूं। आपको इसी छोटे से कमरे के अंदर ही इस रसजीव के साथ युद्ध करना होगा। यदि किसी भी क्षण आपको लगे कि आप आगे नहीं लड़ सकते तो आप इशारा कीजिएगा, मैं तुरंत इसे रोक दूंगा। जयेश ने कहा तो था कि वो एक संकेत पर ही रसजीव को रोक देगा, लेकिन यह कमरा इतना छोटा था और रसजीव इतना भयंकर कि अचानक उसे रोक देना बिल्कुल असंभव था। लेकिन फिर भी जयेश इस तरह दिख रहा था कि उसे अधीश की सुरक्षा की चिंता थी। अधीश ने रसजीव पर एक नजर डाली। भयंकर शरीर वाला वो रसजीव जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। इतने में जयेश कमरे से बाहर निकल गया और कमरे का दरवाजा बलपूर्वक बंद कर दिया। बरामदे में मौजूद सभी मांत्रिक कांच के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। इससे वो रसजीव और भड़क उठा। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई तमाशा चल रहा हो। इतने में रसजीव को जयेश ने एक इशारा किया और उसने अपनी बंद आंखें खोल दी। उसके शरीर पर उभरे कांटे खड़े हो गए। अब वो और अधिक भयानक दिखाई दे रहा था। यहां तक कि अधीश ने भी पहली बार इस तरह का कोई जानवर देखा था। तरंगम में भी सबसे शक्तिशाली रसजीव केवल तीसरे स्तर का ही था। चौथे स्तर के रसजीव का निर्माण बहुत कठिन हुआ करता था। क्या होगा इस लड़ाई का परिणाम? क्या अधीश रसजीव से जीतकर सुरक्षित बाहर निकल सकेगा या मांत्रिक जयेश की शंका सच साबित हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।